अस्सलाम वालेकुम। सवाल दिया था, क्वेश्चन नंबर 8 का तो क्या भी होगा, क्या होना चाहिए था। फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की तमीज करने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं एक पीरियड का, जो कि साल भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है। ये पीरियड है, वो खर्चा जिसका ताल्लुक इस पीरियड से है बस, यानी इस पीरियड का रेंट, इस पीरियड की सैलरी, वो फिक्स है। लेकिन जिस खर्चे का ताल्लुक इस पीरियड में होने वाली किसी एक्टिविटी से है, तो फिर वो वेरिएबल है। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, ये क्यों वेरिएबल है? प्रोडक्शन होनी है तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आनी है। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होनी है उतनी ज्यादा टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आनी है। कम प्रोडक्शन होनी है तो टोटल मटेरियल कॉस्ट कम होनी है, तो वेरिएबल है। फ्यूल, ये फ्यूल कंजम्पशन से लिंक है। ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होना है, टोटल फ्यूल कॉस्ट ज्यादा बनेगी। कम फ्यूल कंज्यूम होगा, टोटल फ्यूल कॉस्ट कम बनेगी। और इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल है, इसका ताल्लुक एक्टिविटी से, इलेक्ट्रिसिटी यूज से है। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, टोटल इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो वेरिएबल और फिक्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक पीरियड को सामने रखते हुए बैठता। वरना अगर आप कहें कि 2021 में रेंट और था, 22 में और है, 23 में और है, तो वेरिएबल हो गया नहीं। फॉर द पीरियड 2022 रेंट किसी एक्टिविटी से लिंक नहीं, फॉर द पीरियड है परसेंट, ये फिक्स कॉस्ट होती है। उसके अलावा जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ना, ये होगा इंशाल्लाह और बेहतर होगा। फिर भी अभी कोशिश तो चलो मैंने की है। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। जो मुझे लगता है कंफ्यूजन हो सकती है वो मैं दोहरा देता हूँ। इसमें बात होकर कंफ्यूजन होती है कि जो मैंने सवाल लिखाया था उसमें मैंने कहा था कि फ्यूल 200 रुपए पर लीटर, पता नहीं शायद 200 बोला था। तो अब उसमें कंफ्यूजन ये हो सकती है कि ये तो सर 200 पर लीटर ही है, थोड़े डलवाएं ज्यादा डलवाएं, 200 पर लीटर ही है, तो फिक्स हो गया। ये जो फिक्स और वेरिएबल है ना, ये टोटल फॉर द पीरियड का कॉस्ट। पर यूनिट वेरिएबल तो एक कांस्टेंट चीज ही होगी। ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये किसने वैसे बात काम की है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है जनरली वो पर यूनिट एक कांस्टेंट फिगर ही होती है। वेरिएबल कॉस्ट जनरली पर यूनिट एक कांस्टेंट फिगर होती है। यानी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर मैंने 40 रुपए पर यूनिट कहा था तो वो 40 रुपए पर यूनिट ही है। 10 यूनिट्स बनाए तो भी 40 रुपए पर यूनिट है, 50 यूनिट बनाए तो भी 40 रुपए पर यूनिट है। 40 पर यूनिट की फायदा है डायरेक्ट मटेरियल को। क्लास में जो सवाल किया था 40 पर यूनिट था, तो 100 यूनिट्स बनाएंगे तो भी 40 पर यूनिट है, 1000 यूनिट बनाएंगे तो भी 40 पर यूनिट है। तो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है जनरली वो पर यूनिट कांस्टेंट ही रहती है। उसको वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि वो एक एक्टिविटी से लिंक है, और फॉर द पीरियड अगर वो एक्टिविटी और ज्यादा हुई होती तो ये टोटल कॉस्ट और ज्यादा हो गई होती। अगर ये एक्टिविटी कम हुई होती तो ये टोटल कॉस्ट फॉर द पीरियड और कम हो गई होती। इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि एक्टिविटी के साथ लिंक है, वेरी करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट जनरली पर यूनिट एक कांस्टेंट चीज है। इसको वेरिएबल इसलिए कहते हैं, वेरिएबल, वेरीड नहीं, वेरिएबल कि ये एक्टिविटी से लिंक है। उस पीरियड में अगर एक्टिविटी और ज्यादा हुई होती तो ये टोटल और ज्यादा हो जाता, अगर एक्टिविटी कम हुई होती तो ये टोटल कम हो जाता। जैसे मैंने जो एक फॉर द ईयर का सवाल क्लास में दिखाया था, उसमें फ्यूल कॉस्ट 200 रुपए पर लीटर थी। ये वेरिएबल इसलिए है कि उस साल में इस्तेमाल हुए थे 2500 लीटर। अगर ज्यादा हुए होते तो ये टोटल कॉस्ट 3 लाख फ्यूल कॉस्ट 5 लाख।
अगर ज्यादा लीटर इस्तेमाल हो गए होते तो ये टोटल 5 लाख से और ज्यादा आ रही होती, कम लीटर इस्तेमाल हुए होते तो 5 लाख से कम आ रही होती, इसलिए इसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जबकि एक्टिविटी होती ना होती, कम होती ज्यादा होती, रेंट उतना ही होता, सैलरी उतनी ही होती, इसलिए उसको फिक्स कहते हैं। तो ये जो फिक्स्ड और वेरिएबल का फर्क है ये एक्टिविटी से रिलेट करके बात होती है। समझ आ रही बात? क्वेश्चन नंबर 8 में जो मसले हो सकते हैं मैं रिपीट कर देता हूं, फिर आपने जो पूछा वो पूछ लीजिएगा। एक बिजनेस का कैंटीन डिपार्टमेंट है और वो उस बिजनेस के एम्प्लॉइज को 30 रुपए का खाना बेचता है, पर मील 30 रुपए का वो बेचता है। अब पूछा ये था कि इस डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेल्स बताना। तो अगर उसने पूरे साल में 77,500 खाने बेचे तो टोटल सेल्स कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई बाय 30 रुपए टोटल सेल्स निकल आएंगे। वेरिएबल कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी खर्चों में से। फूड कॉस्ट 12.6 पर मील दी है, वेरिएबल है फिक्स है, वेरिएबल है। वेजेस 8.7 पर मील है, वेरिएबल है। तो इनको टोटल तक पहुंचाने के लिए क्या करें? 7,500 मील से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेप्रिसिएशन कहने फिक्स है। यूटिलिटीज, अच्छा अब ये यूटिलिटीज नीचे दी हुई है, ऊपर बताइए इनकी थोड़ी सी हेल्पिंग इंफॉर्मेशन। नीचे टोटल फॉर द ईयर दी, जैसे आप अगर फूड कॉस्ट 12.6 77,500 से मल्टीप्लाई करें तो ये वेरिएबल ही थी। वेजेस 8.7 को 77,500 से मल्टीप्लाई करें 425 ये बना है 0। 77,500 इंटू 8.7 ये है। लेकिन जो टोटल खर्चा नीचे दिया हुआ है वेजेस का वो दिया हुआ है 774। तो ये क्या कोई गलती होगी? कोई फिक्स्ड भी होगी, क्योंकि वेरिएबल ये है तो फिर कुछ फिक्स्ड भी होगी। वो कितनी होगी? कैसे? वेजेस सब लोगों से हो गया? सच्ची? यार मैं बहुत मुतासिर होता जा रहा हूँ आप लोगों से, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से। तो सर्टिफिकेट दे देना यार, मैं पास हो जाना था। वापस आप तो बाहर से आए हैं, कूलिंग ठीक है? हाँ सही है सर। मेरे ख्याल में पहली क्लास में अच्छी थी, उसके बाद तो गर्मी में इतनी टाइम नहीं होता है, वो रश उससे शोर हो जाएगा। ठीक है कूलिंग? चार आपके ऊपर 2 एसी साथ साथ हरे का 2 एसी नहीं सांस तो आ रहा है ना? अच्छा जी, डेप्रिसिएशन 25,000 के बारे में ऊपर ही बता दिया था कि ये तो फिक्स ही है सर, तो ये 25,000 सब फिक्स है। यूटिलिटीज ऊपर कहा था कि वेरिएबल पोर्शन जो है ना वो सेल्स का 6% है, तो अब ये 6% ऑफ सेल है, टोटल तक कैसे पहुंचे? 6% इनटू सेल, तो उसका आंसर क्या आएगा? तो क्या होगा? वो यूटिलिटीज होगी जो वेरिएबल है, कुछ फिक्स भी हो सकती है, वो कैसे पता चलेगी? 168 में से माइनस। यार ये सबसे हो गई ये बात? नहीं हुआ ना? आप भी नहीं समझ आ रहे? सही है। इसी तरह से मेंटेनेंस भी है कि जो 3% ऑफ सेल्स लगा के आंसर आएगा वो वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट है, लेकिन टोटल जो दी है वो ज्यादा है, तो फिर वो क्यों ज्यादा है? हो सकता है वो फिक्स मेंटेनेंस भी हो। अच्छा, फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट या फिक्स यूटिलिटीज होंगी क्यों? फिक्स मेंटेनेंस की मिसाल ऐसे समझ लीजिए कि ये मेंटेनेंस होती होगी मशीनरीज की, तो
एक तो होगी कि जो मशीनें जितनी ज्यादा इस्तेमाल होंगी मेंटेनेंस उतनी ज्यादा होगी। कुछ ऐसी भी हो सकती है कि वो हर साल होती है, यानी एक एनुअल स्केड्यूल्ड सफाई होती हो, तो वो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी फॉर द ईयर। ये मशीनें चलती हैं या ना चलती, साल में एक दफा उनकी प्लान मेंटेनेंस सफाई होती, वो हो सकता है फिक्स मेंटेनेंस हो। लेकिन मशीनें बाइक जिनके पास हो, बाइक जितनी ज्यादा चलाएंगे उतनी ही जल्दी ट्यूनिंग वगैरह करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बाइक बिल्कुल ही ना चलाएं, फिर भी साल में एक दफा शायद उसकी सर्विस करवानी पड़ जाए। गाड़ी की मिसाल लेता हूं, जितनी ज्यादा गाड़ी चलाएंगे उतनी ज्यादा मेंटेनेंस करानी पड़ेगी। फिर भी हो सकता है साल बाद चाहे गाड़ी चले ना चले उसका फिल्टर शायद चेंज करवाना पड़ ही जाए, फिर भी ये फिक्स तरह की मेंटेनेंस कॉस्ट हो। तो सवाल में इसको कैसे पहचानेंगे? उन्होंने लिखा है ब्रैकेट में वेरिएबल पोर्शन, तो इससे क्या पता चलता है? ये कुछ फिक्स भी हो सकता है। तो इसके जो नीचे टोटल खर्चे दिए हुए हैं उनमें से ये वेरिएबल यूटिलिटीज और मेंटेनेंस वेरिएबल माइनस कर देंगे तो बाकी फिर फिक्स्ड मेंटेनेंस और फिक्स्ड यूटिलिटी करते हैं। और इंश्योरेंस कह दिया सारी फिक्स। आपने और जो भी पूछना है पूछें। अगर वेरिएबल पोर्शन अगर ज्यादा आ जाए नहीं हो सकता, टोटल खर्चा देखें, खर्चा या फिक्स होगा या वेरिएबल होगा, ये लास्ट में ये बात है ना कि क्लासिफिकेशन वेरिएबल है या फिक्स है। तो अगर वेरिएबल इतनी है तो या तो फिक्स होगी या नहीं होगी, टोटल वेरिएबल से कम भी हो सकती है। ये वेरिएबल कॉस्ट वेजेस 8.7 मल्टीप्लाई किया तो 10,500 से तो 674 आ गया। टोटल वेजेस इससे कम कैसे हो सकते? या तो फिक्स नहीं होंगी तो बस यही वेजेस हैं, या तो 2-4 सुपरवाइजर भी रखे होंगे तो वेजेस कॉस्ट और बढ़ जाएगी ना, तो इससे कम नहीं हो सकता था। और बताइए आपने जो पूछा है। ये जैसे यूटिलिटीज और मेंटेनेंस का और वेरिएबल पोर्शन 6% ऑफ सेल, सेकंड इम्पैक्ट हम 94% ऑफ सेल। सेकंड इम्पैक्ट वाली बात तो हम एटलीस्ट तो नहीं कर रहे, तो सेकंड इम्पैक्ट आपने पूछा है, उसने वेरिएबल पोर्शन को एक स्पेसिफाई कर दिया है। उसने कहा कि ये जो टोटल मेंटेनेंस आपको लिखा नजर आ रहा है ना, वन कितना है मेंटेनेंस, 1 ये टोटल मेंटेनेंस है। इसमें कुछ वेरिएबल खर्चे भी हैं और कुछ फिक्स खर्चे भी हैं। उसने कहा इसमें जो वेरिएबल मेंटेनेंस खर्चे हैं ना वो इतने हैं कि आप सेल्स पे 6% लगा लें 3%, तो जो आंसर आए वो ये। अच्छा ये हाँ, ये जो लिखा हुआ है ना सेल्स का 3%, इसका ये मतलब है कि टोटल सेल्स में से 3% मेंटेनेंस है और बाकी सेल्स उसमें से नहीं है, वो तो एक चीज को रिलेट किया गया है। जैसे अगर कहें कि ये जो इस वक्त क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्लास में इस वक्त जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जंगल में जितने बंदर हैं ये उनके 10% के बराबर है, तो इसका मतलब है कि बंदरों में से 10% आगे बैठे हैं, वो 10% ऑफ ऑल बंदर्स के बराबर है। तो ये तो जस्ट एक रिलेशनशिप है कि उसका जो आंसर निकलेगा बस इतने ही बच्चे बैठे हैं। तो ये जो कहा है ना 3% ऑफ सेल्स मेंटेनेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्स में से 3% मेंटेनेंस है तो बाकी सेल्स है, नहीं, ये जस्ट एक रिलेशन बनाया है। तो इसकी मेंटेनेंस वेरिएबल की अमाउंट निकलेगी जब आप इसके ऊपर 3% लगाएंगे, जो आंसर आ जाएगा 750। तो मेंटेनेंस में कुछ खर्चे वेरिएबल होते होंगे, कुछ फिक्स होते होंगे, तो आपको टोटल पता है, वेरिएबल कैलकुलेट कर लिए तो बाकी फिक्स होंगे। जी और जी सर अगर ऊपर वेज में पर वीक बजाय टोटल कॉस्ट दे दी होती, नहीं, ऊपर जो लिस्ट है ना वो इनके बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन दी है, खर्चों का टोटल फॉर द ईयर नीचे वाली लिस्ट में बताया है। अगर ऊपर वेजेस की तरह वेजेस में पर वीक ना होगा टोटल कॉस्ट, फिर हम उसको फिक्स कॉस्ट ना शामिल करते। नहीं देखो एक बात करें,
क्वेश्चन 8 में एक ऊपर लिस्ट ऑफ आइटम्स है और एक नीचे लिस्ट ऑफ आइटम्स है। ये जो नीचे लिस्ट ऑफ आइटम्स है ना, ये उन्होंने टोटल फॉर द ईयर खर्चे बताए ड्यूरिंग द ईयर 2018। टोटल 77,500 meals were served and costs were। तो ये नीचे वाली लिस्ट क्या है? ये फॉर द ईयर की टोटल कॉस्ट बताएंगे। अब इनमें से कौन सी वेरिएबल है, कौन सी फिक्स्ड है, इसके लिए आपको जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन देनी थी वो ऊपर वाली लिस्ट में दी। तो ऊपर वाली लिस्ट में इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको यूज करके आपने नीचे वाली लिस्ट में से पहचानना है कि इस पे वेरिएबल खर्चा कौन सा, फिक्स्ड कौन सा। तो ऊपर लिस्ट में नहीं हो सकता था वेजेस टोटल दी होगी, नहीं क्यों दी होगी, वो तो नीचे दी गई है, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस ऊपर दी है। तो चलिए अगर जनरली देखा जाए तो जो वेजीज है कौन है जनरली बात देखो, पर आपको तो देखो नहीं तो जो वेजीज है ये फिक्स्ड कॉस्ट में आते हैं या वेरिएबल? अभी थोड़ी देर तक इसका जवाब मिल जाएगा, अभी थोड़ी देर तक। तो ये टोटल वाला हमें खैर ज्यादा पहले पूछ सकता है शेयर निकालने के लिए इसको 30 से मल्टीप्लाई किया, जी जी। इसको और इसमें फूड कास्ट के 12.60 इसको मल्टीप्लाई। ये जो कैंटीन वाले खाने बेचता है, ये आपने डॉक्टर पढ़ी है? अच्छा, सेल है जो चीजें बेची जाती है वो सेल है। तो अगर वो एक खाना 30 रुपए का बेचता है, टोटल पूरे साल में उसने 77,500 खाने बेचे, तो टोटल सेल्स कैसे निकालेंगे? एक खाना 30 रुपए का बेचता है, टोटल 77,500 खाने बेचे, तो टोटल सेल्स फॉर द ईयर कैसे करेंगे? 30 को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही है ना। अब आप दोबारा पूछिए जो पूछ रहे थे, तो जरूरत नहीं दोबारा पूछने की, हो गया जवाब नहीं है। जो मैंने किया वो फूड कास्ट को 12.60 से मल्टीप्लाई किया। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इसको मल्टीप्लाई कैसे? आप कह रहे हैं कि 77,500 को आपने 12.6 से मल्टीप्लाई किया और उससे क्या कैलकुलेट किया? क्यों किया? 12.6 को आपने 77,500 से मल्टीप्लाई किया और आप इसको सेल कहना चाह रहे हैं, क्यों क्यों कह रहे हैं, क्यों लग रहा है ऐसा, कैसा होगा? अच्छा 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 अच्छा, बाकी लोग भी सुनिए, भी हो रहा है, बाकी को भी मसला हो। ये कैंटीन वाले खाने बेचते हैं, तो ये जो फूड कॉस्ट दी हुई है 12.6, तो फूड कॉस्ट का मतलब है कि एम्प्लॉय को फूड इतने का कॉस्ट कर रहा है, तो कैंटीन वाले इतने का बेचते हैं। ये ना कैंटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि कैंटीन वाला जो खाना 30 रुपए का बेचता है, वो खाना खुद भी तो खरीद के लाता होगा ना कहीं से, तो उसको कितना कॉस्ट करता है। कैंटीन वाला अगर बिरयानी का डब्बा बेच रहा है, तो उस बिरयानी को उसने कहीं से खरीदा तो है ना, तो वो उस कैंटीन वाले को 12.6 का मिल रहा है, आगे फिर वो 30 रुपए का बेच रहा है, तो ये कैंटीन वाले के लिए फूड कॉस्ट है। जी आप इधर हाथ उठाना कोई जी। सर जो नीचे टोटल है हम इसे इस तरह से नीचे टोटल किधर? फॉर द ईयर। अच्छा जो खर्चों की लिस्ट है। अच्छा सर इसे हम इस तरह तो नहीं सेपरेट करेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट, ये नीचे वाला इनमें से हो सकता है कोई सिर्फ फिक्स्ड हो सकता है इनमें से कोई सिर्फ वेरिएबल हो सकता है इनमें से कोई ऐसा हो जिसमें कुछ खर्चे वेरिएबल हो, कुछ खर्चे फिक्स्ड हो। स्टार्ट ऑफ द नहीं कर सकते, शुरू से हम देखते था कि ये वेरिएबल है। आप इस लिस्ट में से कह रहे हैं कि कोई एक नाम या तो सिर्फ फिक्स्ड में लिखेंगे या वेरिएबल में लिखेंगे, ये पूछ रहे हैं। जैसे पहले जब हमने क्वेश्चन देखा तो हम इसे देख के कह रहे हैं कि फिक्स्ड फूड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, या वेजेस जैसे फिक्स्ड कॉस्ट है, ये इस तरह पहले तो नहीं ऐसे करने के इसमें। अच्छा मैं भी थोड़ी देर तक मैं कुछ और बातें बता दूंगा, तो फिर उसके बाद हो सकता है आपके सवाल का आंसर मिल जाए, नहीं मिला तो दोबारा पूछिएगा। चलिए आगे चलते हैं कि और सवाल हो सकता है मेरे आगे बताने से क्लियर हो जाए। मैंने आपको ये जो कॉस्ट की टाइप्स बता रहा था बिहेवियर के एतबार से, बिहेवियर से बड़ा ये है कि
जैसे किसी का कोई बिहेवियर होता है कि अच्छा बिहेवियर है बुरा बिहेवियर है, तो वो किसी चीज से रिएक्शन नहीं होता है ना। तो एक कॉस्ट का बिहेवियर का मतलब है कि एक्टिविटी के साथ ये कैसे बिहेव करेगा। एक्टिविटी कम होगी तो क्या बिहेवियर है, एक्टिविटी ज्यादा होगी तो क्या बिहेवियर है। लेकिन ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है कि विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर, बस आपके लिए इतना काफी है जानना कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। तो मैंने इस टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू इसमें मैंने आपको एक बताया था वेरिएबल कॉस्ट, एक बताया था फिक्स्ड कॉस्ट, और ये समझाए नहीं थे। अच्छा, अब आपको फिर ये सवाल दिया और उसमें एक चीज आपको खुद करके रियलाइज हुई जो मैं अब लिख रहा हूं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिसमें दोनों कंपोनेंट्स पाए जाएंगे, कुछ खर्चे बाय नेचर ऐसे होंगे कि उनमें दोनों पोर्शन हो सकते हैं, इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन आप अगले चैप्टर में जाके सीखेंगे कि हमने इसको भी ना तोड़ अल्टीमेटली देना ही है। ये मैंने आपसे सवाल से करवाना था। अब इस सवाल में ये क्या किया जाए, हाँ, तो आगे चल के हमने इनको तोड़ ही देना नहीं है, यानी इन द एंड वेरिएबल और फिक्स्ड ही रह जाना है। तो ये नाम की हद तक जरूर है, वरना अल्टीमेटली इसको तोड़ वेरिएबल और फिक्स्ड में ही देना है। तो ऐसा खर्चा जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों पोर्शन हो सकते हैं उसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों पोर्शंस होते हैं। वो कॉस्ट है जिसमें दोनों पोर्शन है, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। इसकी एक एग्जांपल, सेल्समैन को कहा है कि तुम्हारी सैलरी है, इसकी एक एग्जांपल बता रहा हूं। एक सेल्समैन की सैलरी है 10,000 पर मंथ प्लस 15 रुपए पर यूनिट सोल्ड। सेल्समैन को कहा है कि तुम्हें 10,000 देंगे प्लस जितने यूनिट बेचोगे इनटू 15 रुपए। तो इस सेल्समैन की जो टोटल सैलरी होगी वो सेमी वेरिएबल, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड पोर्शन भी है और वेरिएबल पोर्शन, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी, हो सकता है कि जिस फर्म से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि आपने हमारी साल में पूरी मशीनों की मेंटेनेंस आपने संभालनी है, उनको आउटसोर्स कर दी। हो सकता है उन लोगों ने कहा हो कि हम आपसे साल में 1 लाख रुपए फिक्स लेंगे प्लस इतने रुपए पर आवर भी लेंगे। तो अब उस मेंटेनेंस वाले को जो पैसे दे रहे हैं वो सेमी वेरिएबल हो गया, फिक्स पोर्शन ये हो गया, वेरिएबल पोर्शन भी हो गया। तो इस तरह से इसमें वेरिएबल और फिक्स पोर्शन दोनों हो सकते थे। अब सवाल में कैसे पता चलना था, ये आपको जो ऊपर लिस्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है इससे ही पता चलना था।
जैसे आपने फूड कॉस्ट कैलकुलेट करके देखी और वो 976,500 ही बनी, तो इसका मतलब वो है सारी वेरिएबल। और जब वेजेस कैलकुलेट करके देखी तो वो इससे कम बनी, तो इसका मतलब था कि इसमें कुछ फिक्स भी होगी। जी आप बताएंगे सवाल। ठीक है, वैसे तो ज्यादातर ऐसे ही होगा कि मैं आपको चीज सारी सिखा के ही होमवर्क दूंगा, लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो आपको होमवर्क में खुद मैं चाहता हूँ कि आपके सामने आए। ज्यादा नहीं होगा ऐसा, ज्यादातर सिखा के दिया करूंगा। तो इसलिए मेरी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी में क्लास होमवर्क सब शामिल। एक और चीज है जो बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ क्लासेस आगे चल के, बल्कि काफी क्लासेस आगे चल के मैंने आपको ना एक हाइलो मेथड कराना है। मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो आपको तब बताऊंगा क्या होता है। वहां पर जरूरत पड़ सकती है चीजों की, वो होती है स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट भी कह सकते हैं, स्टेप फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं। स्टेप फिक्स कॉस्ट, फिक्स के अलावा भी मतलब स्टेप कॉस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि फिक्स होती है नेचर में, इसलिए स्टेप फिक्स कॉस्ट। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे? चलिए, बचपन में कहीं किसी ना किसी लेवल पे तो शायद ग्राफ बनाई ही हो। ग्राफ से समझ एक चीज समझाता हूँ, अगर समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर डिलीट कर दूंगा, मैं मिटा दूंगा यहाँ से। ऐसी समझाने में हेल्प है, वरना अगर ना समझ आए तो फिर क्या मजा है उसका। टोटल कॉस्ट और एक्टिविटी, वेरिएबल कॉस्ट। जीरो एक्टिविटी होगी तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल जीरो होगी, एक्टिविटी बढ़ती जाएगी तो वेरिएबल टोटल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इस साल में एक्टिविटी कम होती, ज्यादा होती, और ज्यादा होती, और ज्यादा होती। फिक्स कॉस्ट में इतनी ही रहना, हर एक्टिविटी लेवल पे इतनी ही रहना। अगर ये ग्राफ से कुछ बात समझ आ रही है तो आगे बता रहने दीजिए। ग्राफ ठीक है। ये इसका टेक्स्ट क्वेश्चन, यानी जितनी मर्जी एक्टिविटी हो, उस सेल्समैन को 10,000 तो देनी है। जितनी मर्जी यूनिट्स को बेचे, 10,000 तो खर्चा होना ही होना है। फिर जितने ज्यादा यूनिट बेचता जाएगा उसकी सैलरी होगी। ठीक है, उस स्पीकर के करीब आने। हाँ, ये बैटरी ठीक है, मेरे ख्याल में बैटरी वाला ही बच्चा होगा, इसका भी हो सकता है। सैलरी मतलब
ठीक है, मैं देख सकता हूं। सेमी वेरिएबल का ग्राफ Yes, sir. ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो कॉस्ट भी जीरो होगी, लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी ना भी हो फिर भी कुछ कॉस्ट तो होगी, उसके बाद टोटल बढ़ती जाएगी फिर एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। स्टेप कॉस्ट का यहाँ बता रहा हूँ। स्टेप कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने ना स्टोर लिए होते हैं किराए पे, और तो स्टोर लिया किराए पे और ये इतनी कैपेसिटी है स्टोरेज की, और स्टोर का किराया है 50,000 रुपए। अब उस स्टोर में चीजें पूरे स्टोर में भरी हो, थोड़ी रखी हो, खाली स्टोर हो, किराया उतना ही रहेगा ना, ये फिक्स्ड है। लेकिन इस स्टोर की जो कि एक लिमिटेड कैपेसिटी है और उस बिजनेस की नेचर ये है कि जिस साल में काम ज्यादा होता है उस साल में फिर वो ज्यादा इसी तरह की और स्टोरेज किराए पे ले लेते हैं, कम होता है तो एक से भी काम चला लेते हैं। जैसे अगर किसी साल बिजनेस बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा की है, तो उनको हो सकता है एक और स्टोर किराए पे लेना पड़े। अच्छा, अब वो जो एक और स्टोर किराए पे लेना पड़ेगा वो 50,000 रुपए में एकदम से जंप होके 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि एक पूरा स्टोर और ऐड हो गया। फिर अगर एक और लेना पड़ेगा तो एक और ऐड हो जाएगा। इस तरह की फिक्स्ड कॉस्ट को स्टेप कॉस्ट कहते हैं कि एक सर्टेन लेवल तक वो कॉस्ट फिक्स्ड है, लेकिन अगर उसमें मजीद एक्टिविटी बढ़ाई जाती तो एक एक यूनिट बढ़ने से तो खर्चा ना बढ़ता। जैसे अगर इस स्टोर की कैपेसिटी है कि इसमें 1000 बॉक्सेस आ सकते हैं, तो अगर 800 रखे हो तो 700 हो तो यही एक स्टोर है 50,000 रुपए। लेकिन जैसे ही वो हमें 1000 से अगर 5-10 भी और बढ़ाने पड़े तो फिर एक स्टोर और लेना पड़ जाएगा, तो उस खर्चे में 50,000 के साथ सीधा सीधा एकदम से 50,000 ऐड हो जाएगा। ये स्टेप कॉस्ट होती कि फॉर द पीरियड अगर एक्टिविटी और ज्यादा होती तो एक सर्टेन अमाउंट स्टेट एडिशन हो जाती, इसको स्टेप फिक्स कॉस्ट कहते हैं। कि इतने यूनिट्स तक स्टोरेज में एक ही स्टोर रहता, अगर उस साल और यूनिट स्टोर करने होते तो मैं एक और स्टोर लेना पड़ जाता, हमारा रेंट एकदम से ऊपर जंप कर जाता, टोटल रेंट फॉर द ईयर 50 से एकदम से 1 लाख हो जाता। फिर मजीद यूनिट्स भी बढ़ाते 1 लाख ही रहता, एक लेवल से और ज्यादा बढ़ाते तो वो फिर 1.5 लाख हो जाता, फिर एक लेवल तक वो 1.5 लाख ही काफी रहता, फिर अगर और एक्टिविटी बढ़ती वो 1.5 से 2 हो जाता। इसको स्टेप कॉस्ट कहते हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ हो सकती है, जिसकी मिसाल मैंने आपको यही स्टोर वाली दी है। एक सर्टेन स्टोरेज कैपेसिटी तक चाहिए था स्टोर रेंट पे फिक्स कॉस्ट है, अगर थोड़ी सी ज्यादा कैपेसिटी बढ़ानी पड़ी तो एक फुल स्टोर ही एज इट इज ऐड करना पड़ेगा, तो हमारी फिक्स कॉस्ट जंप कर जाएगी, फिर वो एक लेवल तक रहेगी। जैसे स्टेप्स होते हैं ना, सीढ़ियां एक लेवल तक बराबर है, फिर एकदम से वो ऐसे होता है, ये ढलवान नहीं, स्टेप्स एकदम से जंप करके ऊपर हो जाएगा, फिर एकदम से ऊपर हो जाएगा, इसको स्टेप कॉस्ट कहते हैं। इसकी बहुत ज्यादा मिसालें नहीं है, बहुत कम होती है, लेकिन यही मिसाल इसके लिए काफी है समझाने के लिए जो मैंने स्टोर की मिसाल दी। जी एक ही स्टोर पर इस रेंट इंक्रीज हो रहा है ईयर टू ईयर, वो स्टेप में कंसीडर होगा नहीं। अच्छा, सवाल ये पूछा स्टूडेंट ने कि एक ही स्टोर है किराए पे, 2020 में उसका किराया 50,000 था, 2021 में 55,000 हो गया, 2022 में 60,000 हो गया, ये स्टेप कॉस्ट नहीं है। ये जो स्टेप कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये सारी डिस्कशन ही फॉर अ पीरियड है। हम सिर्फ अगर 2022 की बात कर रहे हैं तो बस सिर्फ 2022 की बात कर रहे हैं कि इस 2022 को सामने रखते हुए ये खर्चा फिक्स्ड है कि वेरिएबल है। अब स्टोर का रेंट, क्योंकि स्टोर हम बढ़ा सकते थे और ज्यादा। अच्छा, ये चीज स्टूडेंट को डायरेक्टली नहीं पता चली,
ये स्टूडेंट डायरेक्टली नहीं सोच सकता। स्टूडेंट को सवाल में डेटा बताएंगे तो स्टूडेंट को पता चलता है कि ये स्टेप कॉस्ट है। जिस तरह सुपरवाइजर की सैलरी फिक्स्ड है, वेरिएबल है। सुपरवाइजर की सैलरी फिक्स्ड है, ये तो क्लियरली पता चल रहा है ना। अब आपको ये बात सवाल वाला बताएगा कि हम एक सुपरवाइजर 10 लोगों के लिए रखते हैं, जैसे जैसे वर्कर्स बढ़ाने पड़ते हैं एक एक सुपरवाइजर और ऐड करना पड़ता है। अब ये क्या है? अब ये स्टेप कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट करती है। तो स्टेप कॉस्ट स्टूडेंट डायरेक्टली नहीं पहचान सकता, उसको इसी तरह की वर्डिंग मिलेगी तो वो पहचानेगा। ठीक है, चलो एक और मिसाल भी बता दी सुपरवाइजर वाली। तो ये स्टोर वाली मिसाल और सुपरवाइजर वाली मिसाल लिख लें, ये स्टेप कॉस्ट है, लेकिन ये स्टूडेंट डायरेक्टली नहीं पहचान सकेगा। ये कहानी सवाल में होगी तो पहचानेगा, लेकिन वो जो सवाल था स्टूडेंट का, ये फैसला एक साल कंपेयर टू दूसरा साल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि 2021 में रेंट इतना था, 22 में इतना हो गया तो ये स्टेप फिक्स है, नहीं। ये फॉर अ गिवन पीरियड सारी बात होगी। अगर 2022 की बात हो रही है तो सिर्फ 2022 की बात हो रही है कि वो जो 2022 में बिल्डिंग का रेंट है वो एक फिक्स कॉस्ट है। वो जो 2022 में लेबर की कॉस्ट थी वो एक लेबर की वेरिएबल कॉस्ट थी। क्यों? क्योंकि अगर उसी साल में और ज्यादा काम कराया होता तो लेबर कॉस्ट टोटल और ज्यादा हो जाती, कम काम कराया होता तो टोटल लेबर कॉस्ट कम हो जाती, इसलिए ये वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल, स्टेप, ये सारी डिस्कशंस फॉर अ गिवन पीरियड होती है। जी स्टेप फिक्स कॉस्ट क्यों कह रहे हैं? हाँ जी, स्टेप फिक्स कॉस्ट क्यों कह रहे हैं जबकि उसके अंदर तो वेरिएबल का पोर्शन भी है? वेरिएबल का पोर्शन कैसे हुआ इसमें? सर ये एक्टिविटी के साथ इंक्रीज कर जाता है। अच्छा जी, बाकी लोग भी सुने, अच्छा सवाल है। एक्टिविटी के साथ इंक्रीज या डिक्रीज करना, इसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट वो है जिसमें एक्टिविटी का हर यूनिट इंक्रीज उसको अफेक्ट कर रहा हो। जैसे ये, बाकी लोग पहले सवाल समझें फिर मैं जवाब समझाता हूं। सवाल ये है कि इसको वेरिएबल कॉस्ट क्यों नहीं कहा? ये भी तो एक स्टोर और किराए पे लेंगे तो टोटल किराया बढ़ जाएगा, फिर एक और स्टोर किराए पे लेंगे तो टोटल किराया और बढ़ जाएगा। सुपरवाइजर की मिसाल, 10 वर्कर्स तक काम चल रहे हैं तो एक सुपरवाइजर, और वर्कर्स लाने पड़े और काम बढ़ गया तो और सुपरवाइजर लाना पड़ गया, और काम बढ़ गया तो और सुपरवाइजर लाना पड़ गया। तो ये तो फिक्स्ड नहीं, वेरिएबल हो गई है। एक्टिविटी बढ़ रही है तो खर्चा बढ़ रहा है। ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, ये है कि ऐसा इसका एक्टिविटी से लिंक है कि एक्टिविटी का एक यूनिट भी और बढ़ेगा तो वेरिएबल टोटल कॉस्ट और बढ़ जाएगी। जैसे बिजली का बिल है, अब अगर वो बिजली का बिल 40 रुपए पर यूनिट है तो एक यूनिट कंज्यूम होगा तो 40 रुपए का बिल होगा, एक और होगा तो 80 रुपए हो जाए, एक और होगा तो 130 हो जाए। यानी एक्टिविटी का हर एक यूनिट उसको अफेक्ट कर रहा है। ये वेरिएबल कॉस्ट की बात है। तो वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप कॉस्ट फर्क ये है कि स्टेप कॉस्ट एक सर्टेन लेवल तक ऐसे ही रहनी है, फिर उससे बढ़ना है तो एकदम से जंप करनी है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट हर नया यूनिट ऐड होगा तो खर्चा टोटल और बढ़ जाएगा। ये फर्क है वेरिएबल और स्टेप कॉस्ट के अंदर। तो वेरिएबल कॉस्ट वो है जिसमें हर नया यूनिट खर्चा को बढ़ा देगा, जब एक्टिविटी का हर यूनिट खर्चे को बढ़ाएगा, ये वेरिएबल खर्चा है। अच्छा, मैंने मिसाल, मुझे लगता है मैंने आप लोगों को बता दी थी, अकाउंटिंग पढ़े हुए लोगों की बात कर रहा हूं। आर्स मेथड या यूनिट्स मेथड के तहत डेप्रिसिएशन निकली हुई है तो वो वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि अगर एक आर भी और यूज होता तो डेप्रिसिएशन और बढ़ जाती, एक आर और यूज होता डेप्रिसिएशन और बढ़ जाती, इसलिए ये वेरिएबल खर्चा है। और स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन क्योंकि उस साल की फिगर वो उतनी ही है, चाहे मशीन ज्यादा यूज हो चाहे कम यूज हो, तो इसलिए स्टेप कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का फर्क है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 में आए। अच्छा, मैं बेसिक पे 4-5 दिन तो लगा रहा हूं कोशिश। अभी मैंने आपको परसेंटेज कैलकुलेशन भी रिवाइज करानी है।
ये सारी मेहनत इसलिए कि आप कॉस्ट में चल जाए। इनमें जो कमी रह जाएगी ना उस पर मायूस नहीं होना, बस चलना शुरू कर देना, बेहतरी होती जाएगी साथ साथ। क्वेश्चन नंबर इसमें 6 पे आ जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं वो हमेशा फिक्स कॉस्ट होते हैं। बिल्कुल नहीं। हमने कॉस्ट के टाइप्स पढ़ी थी, एक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, और फिर उन्हीं सारे खर्चों को एक और तरीके से जब बांटा तो वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल। लेकिन ये जो सेमी वेरिएबल है ना ये अल्टीमेटली रहनी कुछ नहीं है, ये किस में टूट जानी है, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो बात फिर फिक्स्ड और वेरिएबल की रह जानी है। और स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है, तो इसलिए एंड में फिक्स्ड और वेरिएबल ही रह जाया करेगा। तो इसलिए मेरी बात वेरिएबल फिक्स्ड की हो रही है। अच्छा, वही सारे खर्चे अगर एक तरह से देखें तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच है, और एक और नजरिए से देखें तो फिक्स्ड है और वेरिएबल है। तो जैसे आप सब स्टूडेंट्स में अगर जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मेल फीमेल, इन्हीं लोगों में एएफसी पढ़े हुए, पीआरसी पढ़े हुए, तो जब इसी पॉपुलेशन को एएफसी पीआरसी के एतबार से बात कर रहे हैं तो दो टाइप्स हो गई, और इन्हीं 100 लोगों में से जब जेंडर की बात कर रहे हैं तो मेल और फीमेल हो गए। अच्छा, वो जो मेल फीमेल थे जब उन्हीं को पीआरसी एएफसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उन्हीं लोगों की बात होगी। तो वो जो मेल था हो सकता है वो एएफसी वाले में भी फॉल कर रहा हो, वो जो फीमेल थी हो सकता है वो एएफसी वाले में भी फॉल कर रहा हो, या एएफसी पीआरसी और कॉम होगी, इन्हीं की बात होगी। तो इसी तरह फैक्ट्री के सारे खर्चे या तो एक तरफ से देखें तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच है, और एक और नजर से देखें तो फिक्स्ड है और वेरिएबल है। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, पर यूनिट है, ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो टोटल मटेरियल, टोटल लेबर ज्यादा ही लगेगा, इसलिए वो वेरिएबल भी होते हैं। और जो एफओएच है उनमें फिक्स्ड यूज करते हैं, उनमें वेरिएबल भी यूज करते हैं। जैसे फ्यूल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है कि एफओएच है? फ्यूल कॉस्ट एफओएच है, और अगर वेरिएबल फिक्स देखें तो वेरिएबल है। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड वेरिएबल देखें तो फिक्स्ड है, और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच देखें तो एफओएच। तो एफओएच में वेरिएबल फिक्स दोनों हो सकते हैं, और ये अगले चैप्टर में तोड़ेंगे भी हम लोग चल के इसको, वेरिएबल फिक्स। चलें इन्हीं क्वेश्चन में क्वेश्चन 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, इसका पॉइंट 7 मैं समझाता हूं, बाकी आप ज़बानी सोचें और सॉल्यूशन देखते हैं। पॉइंट 7 मैं समझाता हूं। इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट 7 मैं समझाता हूं, बाकी 6 आप देखिए, ज़बानी पहचानें और सॉल्यूशन देखें कि आप सही सोच रहे थे कि नहीं।
बस ठीक है ठीक है ना ये? हाँ अच्छा ठीक है। तो आपने लिखा हुआ ही देखना है ना, एक गलत थोड़ी देखना है, लिखा हुआ ही देखना है। सही है। कोई सवाल? जी नहीं, 7 तो मैंने नहीं बताया, वहाँ नहीं बताया। अच्छा ठीक है, और उससे पहले जो बात कर रहा था ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। पॉइंट नंबर 1 सेमी वेरिएबल, ये तो भी मैं पहले भी मिसाल दे चुका था। पॉइंट नंबर 2 वेरिएबल है, पर आज उसको पैसे नहीं है, जितने आज काम करेगा टोटल उतने पैसे मिलेंगे। पॉइंट नंबर 3 ये भी मिसाल दी थी, स्टेप कॉस्ट है। पॉइंट 4 मंथली सैलरी है, फिक्स्ड है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये जो पॉइंट 6 है ना, इसमें कहानी तो कोई नहीं लिखी। वैसे तो कॉस्ट में उम्मीद नहीं है कि आपको ऐसा सवाल पूछें जैसा ये सवाल है, लेकिन पूछ भी सकते हैं, पूछ सकते हैं। जिस खर्चे के बारे में क्लियरली पता चल रहा है कि वो वेरिएबल है, वो वेरिएबल है। जिसमें क्लियरली पता चल रहा है स्टेप्ड है, फिक्स्ड है, वो स्टेप्ड और फिक्स्ड है। जिसमें क्लियरली आप दावे से नहीं कह सकते ना, वो सेमी वेरिएबल है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो अगर इसको एक बिजनेस फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितनी ज्यादा वर्किंग होगी, जैसे ये कॉलेज की मिसाल लेते हैं, जब क्लासेस होती हैं, ये जो फरवरी और अगस्त और चलो थोड़ा सा मार्च और सितंबर भी, जब ये क्लासेस नहीं हो रही होती हैं, तो उन महीनों में बिल कम होगा ना या जीरो होगा? जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्लासेस इस कॉलेज की एक्टिविटी है। लेकिन अगर क्लासेस नहीं भी हैं, फिर भी गार्ड ने तो लाइट जलानी है, रिसेप्शन तो बहरहाल खुली होगी, तो इसलिए कुछ खर्चे फिर भी बहरहाल हो ही रहे होंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बाय नेचर ये सेमी वेरिएबल खर्चा है। तो इसलिए अगर ऐसा सवाल एग्जाम में टेस्ट हो गया जैसा ये है, चांसेस कम है कॉस्ट में, लेकिन हो सकता है, तो वो खर्चा जो फिक्स्ड, वेरिएबल और स्टेप पक्का क्लियरली पता चल रहा है, वो स्टेप फिक्स्ड और वेरिएबल है, नहीं तो वो सेमी वेरिएबल। तो इसलिए पॉइंट नंबर 6 सेमी वेरिएबल। पॉइंट नंबर 7 समझ लें, ये स्टेप है कि वेरिएबल फिक्स्ड है। अच्छा स्टेप क्यों? हाँ लेकिन 2000 तक तो ये स्टेप्ड नहीं है, इसलिए नहीं है, समझ लें। पॉइंट नंबर 3 बताता हूं पहले। पॉइंट नंबर 3 है कि अगर स्टोरेज 5000 यूनिट्स तक रही तो
पर स्टोरेज हुई तो 55 हो जाएगा। 2020 में बस स्टोरेज हम सिर्फ यूज किया करते थे 4800, तो एक स्टोर चाहिए होता था, है ना? 40,000 खर्च होता था। 2021 में भी हम बस 2000 यूनिट तक स्टोर करेंगे तो 40 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये तो 68 नहीं होगा, 4800 वो 2000 तो ये जब पीरियड चेंज हो गया तो फिर नए सिरे से गिनती, नए सिरे से कैलकुलेशन शुरू हो गई। वो उधर का रेंट था, ये इधर का रेंट है। लेकिन ये जो 0.7 है, अगर 2020 में मशीन चली 1900 आवर्स, 2000 के अंदर अंदर, तो मेंटेनेंस पे कितना खर्च होगा? पहला साल बिजनेस का नहीं है, मतलब समझ लो कि अच्छा चलो ऐसे तो 2000 में मेंटेनेंस हुई होगी ना, 2000 हुए होंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई होगी, अगली मेंटेनेंस नहीं हुई होगी, ठीक है। 2021 में सिर्फ 1000 घंटे चला, कोई मेंटेनेंस नहीं हुई होगी। ये 100 ही और हुआ होगा तो मेंटेनेंस हो गई होगी। क्यों नहीं? 4900 तो पिछले आवर्स तो चल रहे हैं ना, मतलब मशीन तो चल ही रही है। अगर बाइक है, गाड़ी है और एक साल में वो 2000 किलोमीटर चल चुकी है, तो अगले साल फिर से जीरो से थोड़ी मीटर शुरू हो जाएगा। वो तो मीटर फेर ले तो फेर ले, वरना तो जीरो से नहीं शुरू हो जाएगा ना। तो ये मशीन की मेंटेनेंस, अब ये कनेक्टेड चीज होगी कि नहीं? अगले साल जैसे ही 100 आवर्स और होने हैं, मेंटेनेंस करनी पड़ जानी है ना? लेकिन जहां पर ये कनेक्टेड है, तो ये जो फिक्स कॉस्ट होती है ना, या स्टेप फिक्स कॉस्ट, ये बस एक पीरियड से रिलेटेड चीज है। लेकिन जहां पर हर गुजरता किलोमीटर भी इफेक्ट डाल रहा है, और वो ऐसा नहीं कि 2020 खत्म तो किसका खत्म, 21 में जाके भी ये मैटर कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो मेंटेनेंस है, ये बाहिर स्टेप कॉस्ट लग रही है, लेकिन ये वेरिएबल है, क्योंकि 100 और होने और फिर मेंटेनेंस हो जाएगी। अच्छा, इसको समझने के लिए आपको एक और मिसाल बताता हूं। आर्स मेथड, डेप्रिसिएशन वेरिएबल खर्चा है कि फिक्स्ड है? क्यों? क्योंकि वो आर्स से कनेक्ट हो रहा है। हालांकि मशीन तो बस एक दफा ही खरीदी थी, लेकिन वो एक्सपेंस आर्स से रिलेट कर रहा है ना। तो इसी तरह जो मेंटेनेंस है, ये आर्स से रिलेट कर रहा है, और अगले साल में यूज होने वाले आर्स पिछले भी उसको इफेक्ट डाल रहे हैं। नहीं समझ आएगा? पिछले साल के जो 3900 है, वो आगे भी इफेक्ट डाल रहे होंगे। कैसे? 100 आवर्स ही और होने, फिर से मेंटेनेंस की बारी आ जानी है। तो इस वजह से ये वेरिएबल है। तो अगर कोई खर्चा जो ऐसा बाहिर मेंटेनेंस का स्टेप लग रहा है, अगले पीरियड में भी जाके इसका इफेक्ट आगे चला जाना है, तो फिर वो स्टेप नहीं, फिर वो वेरिएबल चीज है। लेकिन इसकी ये क्वेश्चन 7 भी जल्दी से कर लें, इससे पहले कि ये समझ निकले। क्वेश्चन 7 भी करें तो उसमें ये बात और बेहतर हो जाएगी। क्वेश्चन 7 भी ऐसे ही बल्कि नहीं, ये ना जल्दी जल्दी में नहीं करें, ये तसल्ली से होमवर्क करिएगा। ये मेरे क्लास के आमी कलमात नहीं है, क्लास अभी चल रही है। सिर्फ मैंने ये कहा है कि इस सवाल को आराम से तसल्ली से होमवर्क के तौर पे करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये कॉस्ट की क्लासिफिकेशन बस बहुत है जी।
वाली मिसाल कौन सी? वो स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट, स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट। हाँ फिक्स है, लेकिन स्टेप फिक्स है। नहीं, स्टेप फिक्स कॉस्ट इस डिटेल से पता चल रहा है। अच्छा, ये स्टेप कॉस्ट वाला पॉइंट समझिएगा, एक सवाल है, बाकी भी सुनिए। अगर एक साल में बस सिर्फ 4000 यूनिट्स ही स्टोर हुए हो, तो बस एक स्टोर ही चाहिए हुआ होगा उस साल में, तो ये फिक्स कॉस्ट बस शादी या स्टेप कॉस्ट? ये उस साल के हिसाब से तो हाँ फिक्स्ड ही है, क्योंकि स्टेप फिक्स भी ना होती फिक्स्ड ही है। स्टेप फिक्स कॉस्ट भी एक फिक्स कॉस्ट ही है, लेकिन अगर उसको सिर्फ इस एंगल से देखा जाए कि अगर और एक्टिविटी हुई होती तो एक और अमाउंट ऐड हो जाती, फिर और होती तो एक और अमाउंट जंप कर जाती, ये स्टेप फिक्स कॉस्ट बनते हैं। जैसे अगर एक फैक्ट्री मैनेजर है, उसकी सैलरी है और उसने पूरी फैक्ट्री का काम देखना है, तो उस साल उस फैक्ट्री में 1500 मुलाजिम हो या 40,000 मुलाजिम हो, फैक्ट्री मैनेजर तो फैक्ट्री मैनेजर ही है ना, उसकी सैलरी फिक्स्ड है कि स्टेप फिक्स्ड है? उस साल अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा भी हो जाती तो फिर वो उतनी सैलरी है ना, ये फिक्स्ड ही है, ये स्टेप फिक्स नहीं। लेकिन उस साल सुपरवाइजर की सैलरीज स्टेप इसलिए है कि उस साल बेशक वो 10 सुपरवाइजर ही हो, लेकिन अगर उस साल काम ज्यादा हुआ होता तो सुपरवाइजर और ऐड करना पड़ जाता, तो ये बाय नेचर स्टेप फिक्स कॉस्ट। तो ये जो स्टेप वेरिएबल, ये हम खर्चों की नेचर को सामने रखते हुए भी क्लासिफाई कर रहे हैं। लेकिन इस सारी डिस्कशन में आपने इस वक्त स्टेप और सेमी वेरिएबल की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए फिक्स्ड और वेरिएबल। अगर स्टेप फिक्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, कोई बात नहीं, मुझे कॉस्ट में ज्यादा आपसे फिक्स्ड और वेरिएबल की क्लैरिटी चाहिए। ये क्वेश्चन 7 करिएगा, फिर इसको भी करूंगा डिस्कस। ये कॉस्ट की क्लासिफिकेशन बस अपना कुछ कैलकुलेशन है, जो एक दो कैलकुलेशन अभी आप कर देंगे, फिर मैं मंडे को थोड़ी चेक कर लूंगा, फिर मैं मंडे से इंशाल्लाह इन्वेंटरी वैल्यूएशन पे चला जाऊंगा। कुछ बेसिक कैलकुलेशंस कह लेता हूं, इनमें से काफी सारी आपने क्यूएम में भी की हुई हैं, और अगर नहीं तो बचपन में कभी जिंदगी में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पढ़ाई है। तो इसमें मैं अपने इन बेसिक कैलकुलेशंस को पढ़ाने में बांट लेता हूं। एक चीज मैं आपसे सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेशंस जरा चेक कर लूं, और इसमें मेरे पास नया सिखाने को नहीं है, मैं आपको सिर्फ चेक कर रहा हूं कि आपको ये चीजें, आपको रिवाइज करा रहा हूं, पहले आपको खुद रिकॉल हो जाएंगी चीजें। तो ये सवालों के साथ ही चलते हैं, इसमें सवाल लिखें। Total sales for the year. Total sales for the year. $540 million, $540 million, 540 million. और total commission for the year. Total commission for the year. 78 million. आप बताइए कि कमीशन कितने परसेंट ऑफ सेल्स है? बाहर की शोर बहुत ज्यादा है। एक बच्चे जो बात कर रहे हैं अपना गाड़ी
बेटा ये आप लोग खुसर खुसर भी कर रहे हैं ना, शोर बन रहा है जरा आवाज। हाँ जी 78 कितने %? 14.4। आसान था ये है कॉस्ट का। अच्छा ये यही ना समझ आई अगर किसी कोई भी समझ नहीं तो वो क्लास से फारिग होकर ना मर जाएगा। 14.4%। एक और लिखें सवाल। टोटल सेल्स 750 मिलियन है। 750 मिलियन और सेल्स कमीशन है 12% ऑफ सेल्स, 12% ऑफ सेल्स। बताएं कमीशन कितनी? 90। तो इससे बस सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद करा रहा था कि हो सकता है हमें आगे चल के कहीं एक फिगर को दूसरी की परसेंटेज के तौर पे कैलकुलेट करना हो या फिर एक फिगर पे परसेंटेज अप्लाई करनी, तो ये बस ये थोड़ी याद नहीं करा। अगली क्लास में ना मैं इसी तरह की और कैलकुलेशन कुछ रिवाइज करवा के तो इंशाल्लाह इन्वेंटरी वैल्यूएशन पे चलते हैं। और इन्वेंटरी वैल्यूएशन वाले भी आपने नोट्स लिए हुए हैं। अच्छा मंडे को मेरे इल्म के मुताबिक बैक की बुक आ जाएगी। अगर नहीं आई तो जो सवाल मैंने पास पेपर्स के कराने हुआ करेंगे और किताब तब तक नहीं आई थी वो फिर मैं क्लास में कॉपी दे दिया करूँ, लेकिन बुक आ जाए तो फिर आप खरीद लें। ठीक है चलें।